अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश क्रॉप्स की डिटेल्स पढ़ी। कैश क्रॉप फार्मिंग, चार मेजर क्रॉप्स को हमने कवर किया उसके अंदर, जिसमें हम लोगों ने राइस कल्टीवेशन, शुगर केन, कॉटन और व्हीट की कल्टीवेशन को डिटेल में डिस्कस किया। आज हम लोग सबसिस्टेंस क्रॉप्स और कुछ माइनर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फ्रूट फार्मिंग और फिर थोड़ा सा टच करते हुए लाइव स्टॉक फार्मिंग की तरफ भी चलेंगे, जिसको हम लोग पेस्टोरल फार्मिंग भी कहते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग के अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं तो हमारे पास ऑयल सीड्स हैं, जिससे रिलेटेड कुछ सवाल आ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखा दी हैं, जिसमें कैस्टर सीड की एग्जांपल आती है, लिन सीड की एग्जांपल आती है और सोयाबीन्स। ये तीन मेजर एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास ऑयल सीड्स की एग्जांपल है। ठीक है जी। फिर हमारे पास है मेज। मेज जो है उसकी पास्ट पेपर्स में एक दफा तस्वीर आ गई। ये सवाल है अक्टूबर नवंबर 2017 का सवाल। और इसमें एग्जामिनर साहब ने सबसे पहले तो भाई तस्वीर दे दी और सबसे पहले पूछा नेम दिस क्रॉप। तो हमें पता है ये भुट्टा है, ये मेज है, तो हमने लिख दिया मेज। अब दूसरा पार्ट था कि भाई व्हाई इज क्रॉप ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में क्यों पाया जाता है। तो भाई इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ही कुछ इस तरीके से है दैट इट रिक्वायर्स वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट कैन बी ग्रोन इन ऑन पुअर थिन सॉइल। यानी कि फर्टाइल सॉइल हो तो भी ये ग्रो हो जाएगा, फर्टाइल सॉइल ना हो तो भी ये ग्रो हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है टोबैको। और टोबैको जो है वो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में ग्रो हो रहा है। और इसके जो मेन एरियाज है वो मर्दान या पेशावर हैं, जहां पे तंबाकू ग्रो हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ मेजर क्रॉप्स के बाद, सॉरी, कुछ सबसिस्टेंस क्रॉप्स के बाद फ्रूट फार्मिंग की तरफ लेके जा रहा हूं। तो यहां पर कुछ मेन सवाल पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, जिसमें उसने ए बी सी दे दिए एरियाज और बताना था कि यहाँ पे कौन सा क्रॉप पाया जाता है। तो देखिए ये आपको खुद से नहीं पता हो सकते, जब आप एक दो बार पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको याद रह जाएंगे, तभी आप नेक्स्ट टाइम पास्ट पेपर का ये सवाल कर पाएंगे। यहाँ पर ए है। ये जो ए है बेसिकली देख रहे हैं कि थर्ड डेजर्ट का एरिया है और सदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान है। तो यहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है, यहाँ पे डेट्स ग्रो हो रहे हैं। क्या है, डेट्स। पहले ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डेट्स ग्रो हो रहे हैं। अब दूसरा ये लाइंड एरिया है, जैसे कि ये पंजाब का एरिया, ये थोड़ा सा इंडस प्लेन्स का एरिया है जिसमें पंजाब और सिंध दोनों कवर हो रहे हैं। यहां पर कौन से फ्रूट ग्रो हो रहे हैं, यहां पर मैंगोज ग्रो हो रहे हैं। कौन सा, मैंगोज ग्रो हो रहे हैं। ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास है सी। सी का आप एरिया देख सकते हैं, एक तो ये एरिया है और दूसरा यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में छोटा सा पैच है, दैट इज एप्रिकॉट्स। तो ये क्या है, डेट्स, मैंगोज, एप्रिकॉट्स, DMA। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से फ्रूट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ सवालात आ जाते हैं जिनकी लोकेशन पूछ लेता है। तो मैं आप लोगों से एक मैप शेयर कर रहा हूँ। मैप के अंदर सारे फ्रूट्स, जो भी फ्रूट फार्मिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके एरियाज बताए हुए हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और अपने इस पास एक खाली मैप में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक से दो दफा अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो समझे फिर आपको ये याद रह जाएंगे। लेकिन डेट्स के कौन से एरिया, मैंने आपको बताया था सदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। और ये जो थर वाला एरिया है, डेजर्टेड एरिया है, यहाँ पे डेट्स ग्रो हो रहे हैं। फिर आमंड्स का एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मेज कौन सी जगह पे मेनली, वैसे मेज तो बहुत सारी जगह ग्रो हो रहा है, लेकिन जो मेन एरियाज हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। फिर दालें, पल्सेस कहाँ पे ग्रो हो रही है, ये भी मैंने मैप पे मार्क कर दिया। फिर ऑयल सीड्स मेनली कहाँ पे ग्रो हो रही है, ये भी मैंने मार्क कर दिया। और टोबैको का मेन रीजन मैंने आपको बताया था पेशावर में, मर्दान वगैरह है। ठीक है, पेशावर और मर्दान के पीके में है। उसके अलावा जो छोटे छोटे एरियाज हैं मैंने वो भी मैप में मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, माइनर क्रॉप्स की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इवन दो यहाँ पे कभी पूछी नहीं गई इतनी डिटेल के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई डेट्स को टेम्परेचर चाहिए 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉइल तो वही चाहिए, लोमी या क्ले सॉइल। इरिगेशन के लिए 800 से 1000 मिलीमीटर रेनफॉल चाहिए। और डेट्स जो है वो लोकल कंजम्पशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आमंड्स के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल या क्ले सॉइल किसी में भी ग्रो हो सकता है। 500 से 800 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए और ये भी लोकल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेज के लिए टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई टेम्परेचर सुटेबल है, 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और बेस्ट है सैंडी सॉइल या लोमी सॉइल, कुछ भी हो ये ग्रो हो जाता है। फिर पल्सेस, दालों के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड समर्स में रिक्वायर्ड है।
और जो दालें विंटर्स में ग्रो होती है उसके 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट है। विंटर्स में भी ग्रो होती है, समर्स में भी ग्रो होती है। और लोमी या क्ले सॉइल जो है इनके लिए बेस्ट है। ऑयल सीड्स के लिए भी मोरलेस तमाम तरह टेम्परेचर्स में ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं तो वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, कैनोला सीड्स हैं तो 15 से 25, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ग्रो हो रहा है। और सोयाबीन्स 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में ग्रो हो रहा है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 300 से 600 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है। टोबैको के लिए जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, सॉइल लोमी चाहिए, और इरिगेशन के लिए रेनफॉल 159 टू 278 मिलीमीटर रेनफॉल हो जाए तो ये आइडियल है। मेजर क्रॉप्स की डिटेल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी एक समरी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि मेजर क्रॉप्स की भी डिटेल्स अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि अगर कल को आपको एक शॉर्ट में रिव्यू चाहिए हो तो वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो। फिजिकल कंडीशंस रिक्वायर की। फ्रूट फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें, फ्रूट फार्मिंग में देखो मैंने सिट्रस की, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स और मैंगोज की लोकेशन शेयर कर दी, ताकि कल को कोई मैप से रिलेटेड सवाल है तो आप लोग बआसानी उसको कर पा रहे हो। फ्रूट फार्मिंग, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स और जो माइनर क्रॉप्स हैं और मेजर क्रॉप्स हैं उनकी डिटेल्स हम लोगों ने क्विक में कवर कर ली, शॉर्ट शॉर्ट में कवर कर ली, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स के सवालात भी नहीं आते। बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स के जो छोटे मोटे मैप से रिलेटेड सवाल आते हैं उसके लिए हमने कवरेज जितनी जरूरी थी उतनी कर ली है। अब हम लोग मूव करें और लाइव स्टॉक फार्मिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग की। लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? जानवरों की फार्मिंग। रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज बेसिकली लाइव स्टॉक फार्मिंग। पास्ट पेपर्स में ये एक मार्क का सवाल आ चुका है, व्हाट इज मेंट बाय लाइव स्टॉक फार्मिंग, तो उसका जवाब था रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अब इसमें दो तरीके की फार्मिंग हो रही है। एक हमारे पास है नोमैडिक लाइव स्टॉक फार्मिंग, दैट इज द मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन सर्च ऑफ फूड और वाटर। खाने और पानी की तलाश में जब जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, दैट इज नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग। अब दूसरे ट्रांसहुमेंस। ट्रांसहुमेंस क्या है कि जब जानवरों को सीजनली मूव किया जाए बिटवीन हायर एंड लोअर एल्टीट्यूड एरियाज अकॉर्डिंग टू द सीजन। हमें पता है बेटा, नॉर्दर्न एरियाज जैसे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे कितनी ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं। इसकी वजह है कि ये हायर एल्टीट्यूड पे हैं और हायर एल्टीट्यूड पे सर्दी ज्यादा होती है। जबकि लोअर एल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि थर डेजर्ट का एरिया देख लो, तो यहाँ पे कितनी गर्मी रहती है, क्योंकि लोअर एल्टीट्यूड पे गर्मियां ज्यादा होती है। तो ट्रांसहुमेंस क्या होता है कि जब जानवरों को सर्दियों का मौसम आए तो आप लोग हायर से लोअर एल्टीट्यूड एरियाज की तरफ आ जाएं। ड्यूरिंग विंटर्स फार्मर्स मूव देयर लाइव स्टॉक फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड इन ऑर्डर टू हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर। और समर्स के अंदर जब गर्मी नीचे बहुत ज्यादा होती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, लाइव स्टॉक फार्मर अपने जानवरों को ऊपर लेके चले जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर्स इन द लोअर एल्टीट्यूड एरियाज। तो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, दैट इज ट्रांसहुमेंस लाइवस्टॉक फार्मिंग। लाइवस्टॉक की दो इकसाम, नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग और ट्रांसहुमेंस, दोनों को कवर कर लिया। नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग सबसे ज्यादा कॉमन है इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में एक तो आपको पता है कि इनफर्टाइल सॉइल है, तो उतनी ज्यादा फूड फॉडर ग्रो नहीं होता, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग करनी पड़ती है, यानी कि खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। दूसरा रीजन, बलूचिस्तान में रेनफॉल भी बहुत कम होती है और रिवर्स भी जो है वो सीजनल है, जिसकी वजह से देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ओवर देयर। इसकी वजह से पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। और लास्ट रीजन, बलूचिस्तान में सबसे आबादी कम होने की वजह से वहां पे लार्ज फ्री स्पेस है। अब लार्ज फ्री स्पेस है तो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग ज्यादातर बलूचिस्तान के अंदर कॉमन है। अगर लाइवस्टॉक फार्मिंग की बात करें तो इसमें बफेलो फार्मिंग जो है उससे रिलेटेड काफी सारे सवाल आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बफेलो फार्मिंग की तस्वीर। ठीक है जी, बफेलो फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं बफेलो बफेलो फार्मिंग की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि भाई क्या नेचुरल कंडीशंस इसकी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले फ्लैट लैंड अवेलेबल होने चाहिए।
क्यों भाई? बफेलोज जो है बेचारे पहाड़ी इलाकों में चलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, बाहरी जानवर है, जिसकी वजह से फ्लैट लैंड इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, क्लाइमेट मॉडरेट होने चाहिए, जिसमें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों आ जाते हैं, दोनों मॉडरेट हो तो बेस्ट है। ना बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर पाएंगे बफेलोज, ना बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे। देन देयर शुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि रेनफॉल जितनी हाई है उतनी बेस्ट है, खासतौर पे समर्स के सीजन में। क्योंकि आपको पता है कि बफेलोज जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जो दोपहर का टाइम होता है ये अपना पानी में डुबा के गुजारते हैं अपने आप को, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो, पास्ट पेपर्स में कभी आपसे फिजिकल रिक्वायरमेंट पूछ लेगा, कभी इसका उलट करके आपसे फिजिकल फैक्टर्स पूछेगा। जैसे कि उसने कहा एक्सप्लेन हाउ नेचुरल, नेचुरल और फिजिकल का मतलब एक ही होता है। एक्सप्लेन हाउ फिजिकल फैक्टर्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द बफेलो फार्मर्स, यू शुड डेवलप योर आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी यू शुड डेवलप योर आंसर लिखा हो तो आपने क्या करना है, अपने आंसर के अंदर 2 पॉइंट्स कम से कम लिखने हैं, लेकिन उनको डेवलप करके लिखना है। यानी कि जो भी पॉइंट लिखो उसका रीजन या रिजल्ट साथ में लिखो। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो कि भाई देखो इसकी रिक्वायरमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको शॉर्टेज ऑफ वाटर या लो रेनफॉल बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, नेचुरल प्रॉब्लम बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर देर बी लो रेनफॉल, देर बी लेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर बाथिंग ऑफ द बफेलोस। तो ये इसका रीजन हो गया। पॉइंट को डेवलप करने का तरीका क्या है? आर या आर, बेटे आर आर करना जरूरी है। यानी कि या तो रीजन लिखोगे या रिजल्ट लिखोगे, इस तरीके से कम 2 पॉइंट्स लिखने हैं। बेहतर तो ये है आप 3 या 4 लिखें सेफ साइड पे रहने के लिए, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स लिखना जरूरी है इस 4 मार्क के आंसर में। अब हमारे पास एक सवाल आ रहा है जिसमें एग्जामिनर साहब ने 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दिया, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपने ठीक कर दिया आपको 6 आउट ऑफ 6 यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वाला सवाल है, 6 मार्क वाला डी पार्ट जो है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक सेक्टर इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल इन पाकिस्तान। दूसरी स्टेटमेंट में एग्जामिनर साहब कह रहे हैं इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एक जगह है पेस्टोरल फार्मिंग, एक जगह है अरेबल फार्मिंग। कह रहे हैं जो अरेबल फार्मिंग, जो क्रॉप प्रोडक्शन है कल्टीवेबल एरिया पे, दैट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ फूड इन पाकिस्तान। अब फूड की तो दोनों ही सोर्सेज हैं भाई, जानवर भी हम खा जाते हैं, उसका दूध भी हम पीते हैं, ये दो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जो एग्रीकल्चर हो रहा है ये भी हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब हम लोगों ने इनमें से एक को चूज करना है। लेट सपोज मैंने चूज किया लाइफ स्टॉक फार्मिंग को, तो मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग के बेहतर है कि मैं पॉजिटिव लिखूं, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है इसके मैं नेगेटिव्स लिख दूंगा। क्योंकि मैं ए को सपोर्ट करूंगा तो ए के पॉजिटिव, और बी को सपोर्ट नहीं करूंगा तो बी के नेगेटिव लिखने। दिस इज वन ऑफ द वेज टू आंसर दिस 6 मार्क क्वेश्चन। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने लिखा है कि हाउ टू आंसर 6 मार्क क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बात की कि इसका पैटर्न क्या होता है, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लेगा ताकि आपको बेहतरीन आइडिया हो जाए कि आंसर लिखना किस तरीके से है। अभी हम लोग फिलहाल इस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर मैंने स्टेटमेंट ए को चूज किया तो मैंने स्टेटमेंट ए के पॉजिटिव लिख दिए। मैंने कहा अगर लाइफ स्टॉक ज्यादा होगा तो फूड क्रॉप्स की बर्डन, उसकी जरूरत, उसके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, और जब फूड क्रॉप से बर्डन कम होगा तो हमारे फूड क्रॉप्स की इंपोर्ट कम हो जाएगी। आपको पता है कि डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान जो है वो वीट जो है, गंदुम जो है, वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम यूएसए। तो ये एग्जाम्पल की भी मार्क आपको दिला सकता है कि अगर आप एग्जाम्पल लिख दो कि भाई यूएसए से वीट कम इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान थोड़ा लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट ज्यादा हो जाए और फूड क्रॉप्स पे डिपेंडेंस कम कर दे। फिर आपने कहा कि भाई लाइव स्टॉक जो है ये हमारे लिए हेल्दियर डाइट है। क्यों? आपको पता है कि जो मिल्क है या जो मीट है, दे आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। भाई मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है, जबकि मीट के अंदर बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर ये पाकिस्तान की डाइट में ऐड हो जाए, जो कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है डाइट की, लेकिन हमारी पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की डाइट देखें तो हम लोग रोटी और चावल यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा बेस करी होती है हमारी डाइट। लेकिन अगर साथ साथ लाइव स्टॉक भी आ जाए तो थोड़ा सा प्रोटीन ऐड हो जाएगा, तो हमारी बैलेंस डाइट और हेल्थियर डाइट हो सकती है। फिर इसके अलावा आप कहो कि इट कैन बूस्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल।
अगर ज्यादा जानवर होंगे तो मिल्क और मीट ज्यादा आएगा, और मिल्क ज्यादा आएगा तो इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे घी या बटर या चीज की इंडस्ट्री या फिर चॉकलेट की इंडस्ट्री के लिए ज्यादा दूध होगा, जिसकी वजह से अ, हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। अब देखो, जहां पे हमने स्टेटमेंट ए के पॉजिटिव लिख दिए, हमने दो डेवलप पॉइंट्स पॉजिटिव अगर लिख दिए, तो हम बी की तरफ आ जाएंगे, स्टेटमेंट बी की तरफ। अब हमें बी के नेगेटिव लिखने। देखो भाई, फूड क्रॉप्स के अगर हम नेगेटिव सोचे, तो फूड क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के तो कोई डिसएडवांटेज नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसके बढ़ाने के प्रोसेस में बड़ा डिफिकल्टीज या कुछ मसाइल आ सकते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। भाई देखो, फूड क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ये है कि हमें मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हमने कैश क्रॉप फार्मिंग के इनपुट्स की बात की थी, तो हमें मॉडर्न इनपुट्स की बात करनी पड़ेगी, जैसे कि मशीनरीज का इस्तेमाल बढ़ाएं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो भाई क्या है, हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें फर्टिलाइजर का यूज बढ़ाना पड़ेगा। और फर्टिलाइजर्स पाकिस्तान करता है इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ जाएंगी अगर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने पे जाएं। दूसरी बात, हमें पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे टू इंश्योर हाई क्रॉप यील्ड, और पेस्टिसाइड्स आर यूजुअली ड्रेन्ड इनटू रिवर्स, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन में इजाफा होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजर्स आर आल्सो ड्रेन्ड इनटू रिवर्स, व्हिच आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि भाई मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा, लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब जब मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ता है तो लेबर्स की एम्प्लॉयमेंट कम होती है, विच कैन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। सो दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड, बिकॉज फूड प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, लेकिन मजीद साथ साथ नुकसान जैसे कि इंपोर्ट्स बढ़ना, पोल्यूशन बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी एग्जाम्पल, वैसे तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे चुके हैं जो कि इनफ थी हमारे लिए, लेकिन अगर हम और भी कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो हम ये लैंड रिफॉर्म्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई गवर्नमेंट ने, अयूब खान ने या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया था, लैंड की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर दी थी, ताकि किसी के पास फजूल की जमीन ना पड़ी हुई हो, या किसी के पास इतनी छोटी जमीन ना हो कि उधर कोई काम ही नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि बड़े लैंडलॉर्ड से जमीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करा के छोटे लैंडलॉर्ड्स को बेची जाए, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड की। लेकिन बड़े लैंडलॉर्ड्स इतने पावरफुल थे कि ये लैंड रिफॉर्म्स नाकाम साबित हुए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना पाकिस्तान में काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ये एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, सेकंड एग्जाम्पल। अब कंक्लूजन कैसे करते हैं, वैसे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो अलग से भी बना चुका हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, हाउ टू आंसर द 6 मार्क क्वेश्चन। लेकिन साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इसकी इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल में भी समझा देता हूँ कि भाई इवैल्यूएशन का जो पहला वर्ड होना चाहिए टू स्टेटमेंट वाले, वो होना चाहिए ऑल्दो का। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेसिमेन मार्क स्कीम देखें, 2015 में जब पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था नया, तो एग्जामिनर ने स्पेसिमेन पेपर उसके साथ मार्क स्कीम भेजी, और जितने भी कॉन्क्लूजन्स लिखे उसने, उसमें वर्ड पहला था ऑल्दो, यानी कि वो एक बैलेंस कायम करा था। पहले देखो, उस स्टेटमेंट का जिक्र करना है जिसको हमने चूज नहीं किया, और उसका भी थोड़ा सा दिल रख लेना है। हमने कहा ऑल दो स्टेटमेंट बी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई एग्री विद स्टेटमेंट ए मोर। मोर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि हमें जब भी सवाल पूछता है तो वो कहता है विच व्यू डू यू अग्री विद मोर। यहाँ पे तो मैंने पूरा सवाल नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपको अगर पूरा सवाल देखोगे कहीं भी पास्ट पेपर में, तो वो पूछता है विच व्यू डू यू अग्री विद मोर। तो भाई हमने कहा आई एग्री विद स्टेटमेंट ए मोर, आई एग्री विद व्यू ए मोर, फिर उसका रीजन देना है। This is because I believe livestock production seems to have less negative impact on the environment or the economy. जबकि अगर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में देखें तो इंपोर्ट्स बढ़ रही है, इकोनॉमी पे नुकसान हो रहा है। जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट पे नुकसान हो रहा है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इन्वायरमेंट या इकोनॉमी पे उस हद तक नुकसान नहीं होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये बेहतर तरीका है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का।